हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भैया सिलेक्टेड है। याद रखना गाइज, 2024 में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे चैप्टरों से क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं, जैसे आपको देखने को मिलेंगे कंकाल तंत्र से, रक्त परिसंचरण तंत्र से, विटामिन से, अंतःस्रावी तंत्र से, और बेटा मैंने कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी इस चैप्टर में यानी कि इस क्लास में ऐड किए हैं। तो आपको मजा आने वाला है बेटा, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो फिर देरी किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं कि ये 25 क्वेश्चन में आपको कैसे करवाऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन में गाइज में लगभग 5 से 8 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। ऐसे बेटा मैं 5 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, यानी कि 25 नहीं बेटा, इस वीडियो में आपको 30 से 40 प्लस क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपसे पहले एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आया हूं बेटा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, तो उनका भी ध्यान रखना। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन भैया ये नहीं पूछे गए हैं और आने की संभावना है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर डी है बेटा हिप्पोक्रेटस। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस। देखिए, जीव विज्ञान जिसे आप बायोलॉजी कहते हो, जीव विज्ञान बेटा ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जीवों का अध्ययन किया जाता है, या आप कह सकते हो बेटा जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसमें बेटा, इस जीव विज्ञान में। और इस जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखना बेटा इस जीव विज्ञान का जनक है भैया अरस्तु। इसका दूसरा नाम होता है एरिस्टोटल। क्या होता है बेटा, एरिस्टोटल। क्या होता है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये इस अरस्तु का दूसरा नाम है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है बेटा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं या जीवन का अध्ययन करते हैं, वो शाखा बेटा जीव विज्ञान कहलाती है। अब बेटा जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखा है। एक होती है बेटा वनस्पति विज्ञान, एक होती है बेटा वनस्पति विज्ञान, एक होती है वनस्पति विज्ञान और एक होती है बेटा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहा जाता है बेटा जूलॉजी, जूलॉजी। और बेटा इसका जनक कौन है, तो बेटा इसका जनक भी याद रखना अरस्तु ही है। इसका जनक भी कौन है बेटा, इसका जनक भी अरस्तु ही है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान की बात करें बेटा तो इसे कहा जाता है बॉटनी, इसे कहा जाता है बेटा बॉटनी। और इसका जनक कौन है बेटा, तो याद रखना इसका जनक है भैया थियोफ्रेस्टस। इसका जनक कौन है बेटा, थियोफ्रेस्टस है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो बेटा थियोफ्रेस्टस है। याद रखना बेटा, अब तक मैंने आपको अरस्तु के बारे में 2 क्वेश्चन करवा दिए कि अरस्तु जीव विज्ञान का जनक भी है और भैया जूलॉजी का जनक भी है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं बेटा, इससे अरस्तु को भ्रूण विज्ञान का, अभी भ्रूण क्या होता है उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, इसे बेटा भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसे बेटा, इस अरस्तु को। किसे बेटा, अरस्तु को भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या आपको दिख नहीं रहा, और अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। क्या कहा जाता है बेटा, भ्रूण विज्ञान का जनक, भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे बेटा, अरस्तु को।
तो अरस्तु से बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। जीव विज्ञान का जनक से कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है, जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान का जनक भी बेटा अरस्तु को कहा जाता है। जनन के बारे में जानते हो क्या होता है जनन? अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। और बेटा आपने सुना होगा लैंगिक जनन, इसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं बेटा लैंगिक जनन में। एक लेता है नर और एक लेता है बेटा मादा। 2 विपरीत जीव भाग लेकर बेटा अपने जैसे समान संतान का निर्माण करते हैं, वो होता है बेटा लैंगिक जनन। तो इसमें एक नर होता है एक मादा होता है। अब बेटा नर में तो नर जनन अंग होंगे, नर में क्या होंगे बेटा नर जनन अंग, और मादा में क्या होंगे बेटा मादा जनन अंग होंगे, मादा जनन अंग होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा नर जनन अंग जो होते हैं ये बात करते हैं, ये निर्माण करते हैं बेटा नर युग्मक का। किसका? नर युग्मक का। और मादा जनन अंग निर्माण करते हैं बेटा मादा युग्मक का। ये मादा युग्मक और नर युग्मक क्या है? तो एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है बेटा जो संतान के निर्माण में सहायक होती है, नई संतान के निर्माण में सहायक होती है। आप कह सकते हो नई संतति के निर्माण में सहायक होती है। और नर का जो नर युग्मक होता है बेटा इसे कहा जाता है शुक्राणु। इसे क्या कहा जाता है बेटा? शुक्राणु। और जो मादा युग्मक होता है इसे कहा जाता है बेटा अंडाणु। अब क्या होगा बेटा, ये शुक्राणु और अंडाणु आपको दिख नहीं रहा। नर युग्मक को क्या कहा जाता है बेटा? शुक्राणु कहा जाता है। ये नर के शरीर में बनेगा। और मादा युग्मक को कहा जाता है बेटा अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु। और ये बनेगा बेटा मादा युग्मक मादा के शरीर में। अब क्या होगा बेटा, ये जो शुक्राणु है और अंडाणु है ये बेटा आपस में मिलेंगे और इनके बीच में निषेचन होगा, जिसके तहत बेटा निर्माण होता है युग्मनज या फिर जाइगोट का। और ये जो युग्मनज होता है ये बेटा मानव जीवन की पहली कोशिका होती है। इसे मानव जीवन की ईंट भी कहा जाता है। और भैया फिर यही युग्मनज विकसित होकर किसका रूप ले लेता है? विकसित होकर बेटा ये भ्रूण का रूप ले लेता है। अब भ्रूण और युग्मनज में अंतर क्या है? तो जो युग्मनज जाइगोट होता है वो एक कोशिकीय संरचना होती है, लेकिन भ्रूण की बात करें तो बेटा ये बहुकोशिकीय संरचना होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिली हुई एक संरचना होती है। और इसी भ्रूण से बेटा नई संतान का निर्माण होता है। तो क्या आपको समझ में आया भ्रूण क्या है? देखो लैंगिक जनन में 2 विपरीत जीव यानी कि एक नर और एक मादा भाग लेकर नई संतान की अपने जैसे नए संतान का निर्माण करते हैं। इसमें एक नर होता है एक मादा होती है। नर में नर जनन अंग पाए जाते हैं, मादा में मादा जनन अंग पाए जाते हैं। नर जनन अंग नर युग्मक का निर्माण करते हैं, मादा जनन अंग मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक का नाम है शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम है अंडाणु। ये एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है बेटा जो भैया नई संतान के निर्माण में सहायक होती है। अब ये शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन की क्रिया होगी, आपस में मिलेंगे और भैया युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होगा। और यह युग्मनज विकसित होकर के बेटा भ्रूण का निर्माण करेगा। इसी भ्रूण से क्या बनेगा? बच्चा बनेगा, बच्ची बनेगी। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और इसी भ्रूण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। तो आशा करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये भ्रूण क्या है। ठीक है, और बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा बेटा कि जंतु विज्ञान है। तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बेटा हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जंतुओं के बारे में। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें बेटा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो इसे बेटा अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी, इसे बेटा अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
अब बेटा बात आती है कि अनुवांशिकी क्या है। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है बेटा जिसमें हम अनुवांशिकता और बेटा विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये अनुवांशिकता क्या है, तो याद रखना अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों को कहा जाता है बेटा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों को कहा जाता है अनुवांशिकता। और विभिन्नताएं क्या है बेटा, तो माता पिता और संतान के बीच में जो अंतर है बेटा वो विभिन्नताएं होती है। तो अनुवांशिकी का जनक कौन है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल है। हिप्पोक्रेटस बेटा याद रखना चिकित्सा विज्ञान का जनक है, चिकित्सा विज्ञान का जनक है। गाइज वीडियो को पूरी देखना, नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा वो आपको बहुत अच्छे लेवल के करवाता हूँ और पूरा का पूरा बेटा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा बेटा और भी वैज्ञानिक है जैसे कि कोर्ल अर्नेस्ट वेयर बेटा इसे कहा जाता है आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक। क्योंकि बेटा भ्रूण विज्ञान का जनक से कहा गया है अरस्तु को, और कोर्ल अर्नेस्ट वेयर को बेटा आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा गया है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को और हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा विज्ञान का जनक। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे कि रोबर्ट हुक की बात करें बेटा तो रोबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा आपको, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे की एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। और बात करें तो कोरलैंड स्टीनर को बेटा से कहा जाता है बेटा रक्त समूह का जनक, और विलियम हार्वे को कहा जाता है बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक। तो आशा करता हूं बेटा बहुत सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं बेटा मैंने 5 क्वेश्चन से ज्यादा तो आपको क्वेश्चन करवा दिए ही होंगे। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मिटा देता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन में भी बेटा बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। चले भैया आगे। ओके देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गाइज वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है बेटा प्लीज चैनल पर जाइए और जरूर विजिट करें। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए लीवर। बेटा जो लीवर होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब बेटा ग्रंथि क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो बेटा रासायनिक यौगिक बनाए, जो केमिकल कंपाउंड बनाए और उस केमिकल कंपाउंड को अपने से बाहर डाल दे। अब वो शरीर से बाहर भी जा सकता है या फिर किसी दूसरे ऑर्गन के पास भी जा सकता है। और बेटा ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, तो याद रखना बेटा ये केमिकल कंपाउंड हो सकता है जूस। अब पपीता का, आम का, बनाना का जूस नहीं बेटा, जैसे कि आपने सुना होगा आती है रस, पेंक्रियाज जूस, पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, वो वाला जूस, एंजाइम और बेटा हार्मोन।
ये 3 प्रकार के हो सकते हैं बेटा केमिकल कंपाउंड, और इन्हीं केमिकल कंपाउंडों के आधार पर बेटा ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? जो बेटा हार्मोन बनाए। अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है। और बहिस्रावी ग्रंथि क्या है बेटा? बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो जूस भी बनाए और एंजाइम भी बनाए। और बेटा जो इन तीनों का ही निर्माण करती है, जूस का भी, एंजाइम का भी और हार्मोन का भी, वो होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि। वो होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि। अब यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता। अगर आपको ग्रंथियों के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर करवा रखा है, अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर करवा रखा है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, आपको जरूर चैप्टर मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना भैया। पूरा चैप्टर ग्रंथि के बारे में सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाए, बहिस्रावी ग्रंथि जूस और एंजाइम बनाती है, मिश्रित ग्रंथि तीनों के तीनों ही बनाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो भैया लीवर है। और याद रखना बेटा, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये लीवर जो है बेटा ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ये बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा पेंक्रियाज। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन बेटा याद रखना ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है बेटा, ठीक है। कौन? पेंक्रियाज, से आप अग्नाशय कहते हो। और बेटा ये मिश्रित ग्रंथि है तो ये जूस भी बनाएगी, एंजाइम भी बनाएगी और हार्मोन भी बनाएगी। और बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। बात करें तो याद रखना बेटा ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9, जिनमें से बेटा ये जो पीनियल ग्लैंड है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा पीनियल ग्लैंड है। और अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है बेटा ये हार्मोन बनाती है, याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये बेटा अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर जाइए, क्योंकि अभी समझाने लग गया है तो बेटा क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। और बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि मैंने आपको बता दी, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि मैंने आपको बता दी, तो भैया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना बेटा थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा थायराइड ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथियों में बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी आ जाएगी बेटा इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में, सॉरी बहिस्रावी ग्रंथियों में? तो भैया सबसे छोटी ग्रंथि आ जाती है लेक्राइमल ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि लेक्राइमल ग्लैंड हमारी आंख में होती है। और मिश्रित ग्रंथि एक ही है बेटा जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, लगभग में 9। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानना है, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानना है, तो बेटा बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में तो हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, क्योंकि जूस और एंजाइम जो होते हैं बेटा ये बहिस्रावी ग्रंथि बनाती है। और बेटा जूस और एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। इसलिए
पाचन तंत्र वाला चैप्टर भी देख लेना, वहाँ बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेना, प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेना भैया अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में। वैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, और बाकी की चीजें आप देख लेना। तो दूसरे क्वेश्चन में बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी ली। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मानव के कपाल में कितनी अस्थि होती है। आपसे पहले भी पूछा गया है बेटा रेलवे वगैरह एग्जाम में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 26, ऑप्शन नंबर डी है भैया 33। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 8। बेटा मानव का जो कपाल होता है उसमें ये 8 अस्थियां होती है। अब ये 8 अस्थियों के नाम क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं। फ्रंटल, कौन सी है बेटा? फ्रंटल। ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, फ्रंटल। बेटा हमारे जस्ट सामने ये वाली अस्थि है बेटा, ये है फ्रंटल हमारे कपाल की। और सबसे पीछे की तरफ आती है बेटा वो है ओसिपिटल। यहां पर जो अस्थि होती है बेटा वो है ओसिपिटल। फ्रंटल और ओसिपिटल। कपाल में आगे की तरफ जो अस्थि पाई जाती है बेटा वो होती है फ्रंटल, और जो पीछे की तरफ होती है वो होती है ओसिपिटल। दोनों की संख्या बेटा 1-1 होती है। तीसरी अस्थि है भैया पेराइटल। पेराइटल की संख्या 2 होती है। जहां पर हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, यहां हाथ रखते हैं ना, तो यहां पर बेटा 2 अस्थि है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। तो बेटा इन दोनों अस्थियों को कहा जाता है पेराइटल। एक आती है टेम्पोरल। इस टेम्पोरल की संख्या भी 2 होती है बेटा। हमारे कान के पास में जो अस्थि पाई जाती है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, ये वाली अस्थि होती है बेटा टेम्पोरल। इनकी संख्या भी 2 होती है। एक होती है इथमोइड और एक होती है स्पेनोइड। बेटा इस स्पेनोइड को कपाल का पत्थर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया इसकी संख्या भी 1 होती है इथमोइड की, क्योंकि ये जो जितनी भी 7 अस्थियां है बेटा, इन 7 अस्थियों से ये इथमोइड जुड़ी हुई होती है। ये बिल्कुल मध्य में होती है, इसलिए इसे कपाल का पत्थर कहा जाता है। इसकी संख्या भी 1 होती है। इथमोइड भी बेटा इसके साथ में ही होती है, और बाकी जितनी भी अस्थियां है बेटा उन सभी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है स्पेनोइड, इसलिए इसे कपाल का पत्थर कहा जाता है। देखो बेटा कपाल में 8 अस्थि होती है। फ्रंटल 1, ओसिपिटल 1। ये वाला फ्रंटल है, ये वाला ओसिपिटल है, पीछे वाला। पेराइटल जहाँ माता पिता आशीर्वाद देते हैं वो है 2, एक ये वाली और एक ये वाली। टेम्पोरल की संख्या भी 2 होती है। कान के पास में जो हड्डी पाई जाती है दोनों तरफ, वो है बेटा टेम्पोरल। इथमोइड और स्पेनोइड यहाँ पर होती है बीच में बेटा। तो ये जो स्पेनोइड है, बाकी जो 7 अस्थि है, 1, 2, 2, 4, 2, 6 के 7, ये सातों की सातों अस्थियां बेटा इस स्पेनोइड से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे कपाल का पत्थर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके गाइस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया चेहरे में कितनी अस्थि होती है चेहरे पर, तो याद रखना बेटा आपके चेहरे पर 14 अस्थि होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कान में कितनी अस्थि होती है, तो एक कान में 3 अस्थि होती है, दूसरे कान में भी 3 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि रिब्स पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना बेटा 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैकबोन रीढ़ की हड्डी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में 26 होती है और वयस्क में 26 होती है और बच्चों में 33 होती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके हाथ में कितनी अस्थि होती है, तो एक हाथ में 30 होती है, दूसरे में भी 30 होती है, टोटल मिलाकर 60 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैर में कितनी अस्थि होती है, तो एक पैर में 30 अस्थि होती है, दूसरे में भी 30 अस्थि होती है, टोटल मिलाकर 60। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा नाक में कितनी अस्थि होती है, तो आपके नाक में 5 अस्थि होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंख की अस्थियों की संख्या कितनी है, तो एक आंख में 1 होती है, दूसरी आंख में भी 1 होती है,
तो टोटल 1 + 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाल की अस्थियों की संख्या कितनी है, तो एक गाल पर एक, दूसरे गाल पर भी एक, तो बेटा 1 + 1 टोटल 2 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जबड़े में कितनी अस्थियां होती है, तो याद रखना 2 तो ऊपरी जबड़े में होती है और एक निचले जबड़े में होती है, टोटल मिलाकर 3 अस्थि होती है। और गले की अस्थि 1 होती है, यह भी याद रखना। गले की अस्थि 1 होती है, सीने की अस्थि भी 1 होती है। और अगर बेटा आपको ज्यादा ही जानना है तो भैया आप कंकाल तंत्र वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक। अब कुछ ऐसी अस्थियां है बेटा जहां से डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, वो देखिए। देखिए बेटा बात करते हैं मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, तो सबसे बड़ी अस्थि है बेटा फीमर, आपकी जांग की है, पैर की है। और सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि है बेटा स्टेपिज, ये बेटा कान की है। अब बेटा यहां से अगर करवाने चलो तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेटा आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो बेटा आंख की अस्थि को कहा जाता है लेक्राइन। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो गाल की अस्थि को कहा जाता है जाइगोमेटिक। ठीक है, गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो जाइगोमेटिक कहा जाता है। आंख की अस्थि को लेक्राइमल कहा जाता है। गले की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो हायोड कहा जाता है। याद रखना बेटा हायोड मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है, ये किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन और भी जितनी भी अस्थियां है बेटा हमारे शरीर में वो सभी की सभी अस्थियां किसी न किसी से जुड़ी हुई होती है। और बात करते हैं बेटा, और बात करें कि सीने की अस्थि होती है उसे कहा जाता है बेटा थाइमस। तालवा की अस्थि को पेलेटाइन कहा जाता है। जबड़े की अस्थि को बेटा ऊपरी जबड़े की अस्थि को कहा जाता है मैग्जिला बोन और निचले जबड़े की अस्थि को कहा जाता है मैंडिबल। मैग्जिला बोन की अस्थियों की संख्या 2 होती है, मैंडिबल की 1 होती है। और भी बेटा बहुत सारी अस्थियां हैं। जब मैंने कंकाल तंत्र आपको चैप्टर पढ़ाया था पूरी 206 हड्डियां पढ़ाई थी बेटा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं यहां से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आपको वास्तविकता में लग रहा है कि 25 नहीं हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं सर इस वीडियो में? बिल्कुल बेटा 50 से भी ऊपर करेंगे जहां तक है जहां तक। बोलो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अब तक आपको करवा दिए हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना बेटा, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। और बेटा अगर आपको वीडियो बायोलॉजी कठिन लगती है कि भैया बायोलॉजी हमें आती नहीं है, तो बेटा आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पे साथ जुड़िए बेटा, आपको जरूर जीत दिला कर रहेंगे। बायोलॉजी बेटा मैं 11th की भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैंने 11th पढ़ना स्टार्ट किया है। जब 11th कंप्लीट हो जाएगी बेटा तो उसके बाद में 11th का भी चैनल बना लेंगे या फिर इसी में ही पढ़ा लेंगे। 12th भी पढ़ रहा हूँ, 12th का भी बना लेंगे। और वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। दिक्कत किस बात की, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा बेटा। जो आपको पेड कोर्स में नहीं मिलता उससे अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर पड़ेगा हर हमेशा के लिए। आप यूँ सोचते हो कि भैया हमारा तो काम निकल जाएगा, सर्विस लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा आपके छोटे भाई बहन भी तो है, उनको भी बताओ। सब कुछ फ्री दिया जाएगा बेटा, बायोलॉजी का अच्छा कंटेंट हिंदी मीडियम में। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्तनधारियों की किन कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों में बेटा जो कोशिका पाई जाती है उनकी किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो, उसके बाद में बेटा उसका आंसर दिया करो। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ओस्टियोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है बेटा आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर ए है बेटा ओस्टियोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यूबीसी। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। तो आइए आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी
देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ब्लड सेल है, ये एक ब्लड सेल्स है, ये एक रक्त की कोशिका है, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम गाइज आपसे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कोशिका। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि इस आरबीसी का केमिकल नेम क्या होता है, तो बेटा इरिथ्रोसाइट इसका केमिकल नेम होता है। इरिथ्रो का मतलब होता है बेटा रेड यानी कि लाल, और साइट का मतलब होता है बेटा व्हाइट यानी कि श्वेत। वह कोशिका जो लाल रंग की है और ब्लड में पाई जाती है वो है बेटा आरबीसी। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, आरबीसी की खोज किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेटा आरबीसी की खोज की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। बेटा इस एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसने बेटा जीवाणु की खोज की थी, जीवित कोशिका की बेटा सबसे पहले इसी ने ही खोज की थी। और बात करें तो शुक्राणु की खोज भी बेटा इसी ने ही की थी। और बात करें बेटा तो प्रोटोजोआ की खोज भी इसी ने ही की थी। इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा। और बात करें तो बेटा जो आरबीसी है, ये आरबीसी बेटा ब्लड की मुख्य कोशिका है, ये बेटा ब्लड की मुख्य कोशिका है। अब एक चीज और समझना बेटा, आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड में मुख्य रूप से 3 कोशिका पाई जाती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक ब्लड प्लेटलेट्स। इन तीनों कोशिकाओं में बेटा जो आरबीसी होती है, ये भैया संख्या में सबसे ज्यादा होती है आरबीसी। उसके बाद में प्लेटलेट्स की संख्या होती है और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। यानी कि डब्ल्यूबीसी बेटा ब्लड में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। लेकिन बेटा मैं आकार की बात करूं तो भैया आकार में डब्ल्यूबीसी जो होती है बेटा ये सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में प्लेटलेट्स और उसके बाद में आरबीसी। यानी कि आरबीसी बेटा ब्लड में पाई जाने वाली आकार में सबसे छोटी कोशिका है। आकार की बात करें बेटा तो इस आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो ये भी समझ लेते हैं। तो बेटा इसका बाइकॉन्केव द्विअवतलाकार या फिर बेटा आप कह सकते हो डंबलाकार होता है। कैसा होता है बेटा? द्विअवतलाकार या फिर डंबलाकार होता है। बोलो, आरबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ में आए? ओके, अब जान लेते हैं बेटा ओस्टियोसाइट के बारे में। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट ये आपके बोन्स की कोशिका, हड्डियों की कोशिका है। जो ओस्टियोसाइट होती है ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है, निर्माण में सहायक होती है, ये निर्माण में सहायक होती है। और जो ओस्टियोक्लास्ट है बेटा ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है बेटा व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। ल्यूकोसाइट बेटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत और साइट का मतलब होता है कोशिका। वह कोशिका जो सफेद रंग की है और ब्लड में पाई जाती है वो है बेटा डब्ल्यूबीसी। तो आशा करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कमी रह गई क्या? बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय हिंद जय भारत। बोलो, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। गाइस याद रखना, अगर आप इतिहास उठाकर देख लेना
रेलवे की जो परीक्षाएं हैं बेटा उनमें विटामिन के रासायनिक नाम से जरूर क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग बेटा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भैया रासायनिक नाम से संबंधित है, केमिकल नेम से संबंधित है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर बी है पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी है बेटा थायोमिन। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B12 का केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। और बेटा B5 होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। कैल्सीफेरॉल बेटा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी का। थायोमिन ये विटामिन B1 का आप कह सकते हो या फिर बी का कह सकते हो। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, एस्कोर्बिक एसिड है, एस्कोर्बिक एसिड। इसके अलावा बेटा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसके अलावा बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल है। इसके अलावा और बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन या फिर बेटा नेप्टोक्विनोन है, दोनों एक ही नाम है। जो भी बेटा इंपॉर्टेंट केमिकल नेम है वो मैंने आपको करवा दिए। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का बेटा थायोमिन होता है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड होता है, B12 का साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है, विटामिन के का फाइलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन होता है। तो आशा करता हूं बेटा आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, 25 नहीं बेटा मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाए हैं आपको। मैं खरा उतरा हूं, आप भी खरा उतरिए। वीडियो को लाइक कर दिए, आपका छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो भैया भूलना ही मत, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट रोचक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। मैं ये नहीं कह रहा बेटा, बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ व्यू लेने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटा इस यूट्यूब चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। और याद रखना बेटा, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही भैया इस धरती से लेट उठता है। धरती से नहीं कहने का मतलब गलत मत समझना, जो अपनी मेहनत में पीछे रह जाता है लेकिन जब आगे निकलता है तो सबसे ऊपर चला जाता है। और हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी सपना यही है, जितने भी हैं मेहनत करके आगे जाना है बेटा। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।